औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लोज। काइनेमेटिक फ्लूइड का मैकेनिक्स का चैप्टर था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज देखे हैं, जैसे कि कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैसे फ्लो करते हैं, स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी क्या है। उसके बाद हमने देखा क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल कैसे वेरी करता है, स्ट्रीम लाइंस क्या हैं, स्ट्रीक लाइंस क्या हैं, पाथ लाइंस क्या हैं। उसके बाद हमने कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन को प्रूव किया कि कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन बनी कैसे। और उसके बाद हमने फ्लो नेट को स्टडी किया कि फ्लो नेट जो है वो होता क्या है, वो हमारी हेल्प कैसे करता है फ्लो मेजरमेंट के लिए, गेस के लिए, जजमेंट के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि एनर्जी कंसिड्रेशन इन स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो किस कैटेगरी में आता है? यू ऑलरेडी नो इट्स अबाउट कैनेमेटिक फ्लोज की कैटेगरीज में आता है। कैनेमेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में ही है। तो ये समझ लें कि ये इंटरलिंक है, ये वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर से, जो कि हमारा चैप्टर था अबाउट काइनेमेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो उसको आपने मद्देनज़र रखना है, जहन नशीन रखना है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको वही कंसीडर करनी पड़ेंगी। स्टेडी फ्लो क्या था? स्टेडी फ्लो मैंने आपको बताया था ऐसा फ्लो जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो रेट में कोई चेंज ना हो। मीन टू से कि अगर आप एक कैनाल पे के ब्रिज पे जाते हैं, सुबह 8 बजे आप देखते हैं फ्लो जो उसमें से पास कर रहा है, डेट इज़ अबाउट 225 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। आप 4 बजे शाम को जाते हैं, देखते हैं फ्लो उतना ही है, 200 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। रात को 8 बजे जाते हैं, फिर भी फ्लो जो है 200 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। अगले दिन सुबह 8 बजे जाते हैं, तब भी फ्लो 200 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। डेट्स मीन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो में कोई चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ये जस्ट आपको जहन नशीन करवाने के लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी क्या होता है। फ्लो जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि सुबह 8 बजे 200 था अगर, तो 11 बजे जो है वो 250 हो गया या 190 रह गया, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें चेंज होती रहती है। तो ये जो चैप्टर है, इसमें एनर्जी को कंसिडरेशन है अबाउट स्टेडी फ्लो, ऐसा फ्लो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता। स्टेडी फ्लो में ही आपने देखा है कि स्ट्रीम लाइंस बनती हैं। ठीक है, वो फ्लो चेंज क्यों नहीं होता? डेट्स के उसके जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, सब्सटेंस जो हैं वो दे डोंट ट्राई टू पास ईच अदर, उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आपको स्टार्ट में जब मैंने फ़्लो की डेफिनेशन बताई थी, तो उस वक्त बताया था फ़्लो होता क्या है। तो आई होप यू गाइस हैव रिमेंबर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब चलते हैं हम इस चैप्टर के स्टार्ट की तरफ। व्हाट इज़ एनर्जी? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी चीज़ की काम करने की सलाहियत को हम बोलते हैं एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। ये केमिकल फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, हाइड्रोलिक, एटस्ट्रा। मैकेनिकल की फॉर्म में आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैकेनिकल जो है उस वो बेसिकली दो तरह की एनर्जी उसमें फॉल करती है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल एनर्जी की अगर एग्ज़ाम्पल आपने देनी हो, आप कहते हैं जी ये एक टरबाइन है। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप एक बॉल रखते हैं तो वो मूवमेंट नहीं करेगी टरबाइन अनटिल कि आप वो बॉल को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, ऊपर से फेंकें, वो बॉल आके उसको हिट करे। स्मॉल टरबाइन की मैं बात कर रहा हूँ, हिट करेगी बॉल,
तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी टरबाइन। अब जो आपने बॉल को उठा के टरबाइन से ऊपर तक लेके गए हैं, आपने वर्क किया, आपने उसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, वो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल से कन्वर्ट हो जाएगी कैनेटिक एनर्जी में, किनेटिक में कन्वर्ट होगी, हिट करेगी उसको टरबाइन के ब्लेड्स को, टरबाइन मूव करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद बॉल जाके गिर जाती है कहीं, जाके वो स्टिल हो जाती है। तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी जो बॉल की एनर्जी थी, पोटेंशियल थी, वो किनेटिक में कन्वर्ट हुई, टरबाइन को हिट किया, टरबाइन ने 2-3 चक्कर लिए, इसके बाद टरबाइन भी स्टॉप हो गई। तो एनर्जी कहाँ गई? बेसिकली एनर्जी, जब वो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही थी तो उसने क्या किया, एयर के मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया, उनके साथ टकराई। एयर के मॉलिक्यूल्स में जब भी कोई चीज़ आपको पता टकराती है तो हीट जनरेट होती है, तो मॉलिक्यूल्स में हीट पैदा हुई, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, हीट पैदा हुई। तो वो जो उसकी पोटेंशियल थी वो कनेटिक में कन्वर्ट हुई, कनेटिक से वो हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। उसके बाद जब वो टरबाइन को टकराई, कुछ पोर्शन उसने टरबाइन से टकराने में हीट की फॉर्म में लॉस्ट किया। टरबाइन जब मूव की, टरबाइन के ब्लेड उन्होंने क्या किया, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो एयर है उसको कंप्रेस किया, उसके मॉलिक्यूल से टकराई, वो भी हीट में कन्वर्ट हुई। तो अल्टीमेटली कोई भी जो फॉर्म है एनर्जी की, इट विल गोज टू हीट एनर्जी। एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, जितनी यूनिवर्स की एनर्जी आज से 1000 साल पहले थी, आज भी पूरी यूनिवर्स में एनर्जी उतनी ही है। मीन टू से कि एनर्जी जो है वो चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन रहती वो कांस्टेंट है। जैसे कि अच्छा, केमिकल एनर्जी कैसे क्या होती है? केमिकल एनर्जी जनाब, जो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस वक्त केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कोयला, कोयला है ये, उसको आप जब जलाते हैं तो वो जो रिएक्शन होता है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, डेट इज़ केमिकल रिएक्शन। उस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है? हीट जनरेट होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी भी आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो डेट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल का मैंने बता दिया। थर्मल इसी तरह, ये जो हीट जनरेट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ इसकी थर्मल की, कि आपके पास टरबाइन है, जो थर्मो टरबाइन है, उसमें क्या करते हैं आप लोग, वाटर को हीट देते हैं, वाटर को हीट करते हैं, वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है स्टीम में, स्टीम नोज़ल के थ्रू निकलती है जो टरबाइन को रन करती है। तो ये थर्मल एनर्जी की फॉर्म्स में हो जाती है। इसी तरह हाइड्रोलिक एनर्जी, जब वाटर मूव करता है तो उसके अंदर कनेटिक के अलावा पोटेंशियल भी होती है, कि वो जब वो हिट करता है किसी चीज़ के साथ तो एक फोर्स लगाता है, तो वो वाटर की एनर्जी डेट विल बी हाइड्रोलिक एनर्जी। देखें, दो चीज़ें आप ले लें, कोयला भी एक किस्म का पत्थर ही है और एक वैसे स्टोन ले लें, दोनों को आग लगाने की ट्राई करें, कोयले को क्यों लग जाती है, स्टोन को क्यों नहीं लगती? उसके पीछे रीज़न है कि कोयला जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी की, जो कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन से थर्मल से हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि स्टोन जो है वो ऐसी बॉडी है जिसके अंदर एनर्जी अवेलेबल नहीं है। उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फोर्स, जब आप उस पर कोई प्रेशर लगा सकते हैं, अदरवाइज उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, जबकि कोयले की होती है। इसी तरह टाइडल वेव्स, आपने देखा आजकल टाइडल एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है, वाटर वेव्स आती हैं समुद्र में, जो टाइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, आगे उनके टरबाइन्स लगाई होती हैं, टाइड्स हिट करती हैं टरबाइन को, टरबाइन मूव करती हैं, टरबाइन जब मूव करती हैं तो आगे वो
जनरेटर वगैरह उन्होंने लगाए होते हैं, टरबाइन के मूव करने जनरेटर मूव करता है, जनरेटर की शाफ्ट के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो टाइडल वेव से क्या बना लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी। अब वो जो टाइडल वेव से मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई जब वो उसने मूव करना स्टार्ट किया, वेन्स ने उसकी जो है टरबाइन की वेन्स जब मूव करना स्टार्ट होगी, दैट विल बी मैकेनिकल। अब मैकेनिकल से जब जनरेटर में आई, जनरेटर ने उसको शाफ्ट को, जनरेटर की शाफ्ट मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया तो वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब घरों में आती है तो उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, उसको आप लाइट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, फ़ैन की फॉर्म में यूज़ करके उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा से, या आप वूफर वगैरह चलाते हैं, साउंड्स म्यूज़िक जब सुनते हैं तो इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो साउंड वेव्स क्या करती हैं, आपको पता ही है, साउंड वेव्स की हेल्प से आपको सुना जाता है, लेकिन वो साउंड एनर्जी फिर कहाँ जाती है, ख़त्म हो जाती है, नहीं ख़त्म नहीं होती। वो साउंड की एनर्जी क्या है, वो साउंड हिट करती है एयर पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को जब वो हिट करती है तो एयर पार्टिकल्स के आपस में टकराने से या साउंड वेव्स के टकराने से हीट जनरेट होती है। तो अल्टीमेटली जो आपने टाइडल वेव से, हाइड्रोलिक एनर्जी से आपने किस में कन्वर्ट कर दी, हीट वेव्स में कन्वर्ट कर दी या हीट में कन्वर्ट कर दी। जब टाइड्स भी टकराती हैं टर्बाइंस के साथ उस वक्त भी हीट जनरेट होती है, कुछ वहाँ पे एनर्जी लॉस हो गई, लॉस नहीं होगी, चेंज होगी, मीन कि हाइड्रोलिक से कुछ एनर्जी जो है वो चेंज हुई हीट की फॉर्म में, कुछ चेंज होगी मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह जब वो टरबाइन के फ़ैन घूमा, उसने कुछ एनर्जी तो कन्वर्ट करती विद द हेल्प ऑफ जनरेटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में वहाँ भी लॉस हुई। अब जब वो इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घर में आई, फॉर एग्जांपल जब हमने साउंड वूफर चलाई या म्यूज़िक सुना, तो वो जो साउंड आ रही है वो साउंड जो है कुछ तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी में, और फिर साउंड एनर्जी से अल्टीमेटली हीट में। तो ओवरऑल जितनी भी टाइप की एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब यह हीट से वापस किस तरह आपने उसको लेके आना इलेक्ट्रिसिटी में, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि टरबाइन में हीट आप देते हैं उसको, वाटर को, वाटर को हीट मिलती है, वो कन्वर्ट होता है स्टीम में, स्टीम से वो स्टीम नोज़ल से निकलती है, जो नोज़ल ऑपरेट करती है, रन करती है टरबाइन को। तो ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जो कन्वर्ट होती हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन टोटल जो है वो सेम ही रहती है। इसी तरह सनशाइन है, जैसे सन वेव्स हैं, सन रेज है, सॉरी, तो सन रेज क्या है, लाइट की फॉर्म है प्लस हीट की फॉर्म है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। देखें, हीट को आपने कंटेन कर लिया इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी से दोबारा हीट में, इस तरह ये एक सर्कल चलता रहता है, लेकिन एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। इज़ एनर्जी वेस्ट, हाँ वेस्ट होती है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स में वेस्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जैसे टाइडल वेव्स की जो एनर्जी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1 लाख जूल थी, तो जब उसने टरबाइंस को घुमाया, टरबाइंस ने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की उसकी एनर्जी रह जाती है 50,000 जूल फॉर एग्जांपल। वो बाकी जो 50 है वो कहाँ जाती है, वो हीट में की फॉर्म में चेंज हो जाती है। जो हमारा एंड प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, वो उतना ही नहीं होता जितना कि टाइडल की एनर्जी थी। मीन टू से कि हमारा जो एफिशिएंसी है, इसको आप कह सकते हैं एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम कहें कि 100,000 जो उसकी थी 100,000 जो उसकी थी इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल वेव्स की एनर्जी 100,000 जूल्स थी, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये नहीं होगा। डिफरेंट मीडियम के दौरान डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है।
वेस्ट नहीं हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म्स में। ठीक है, तो 100% एफिशिएंसी नहीं अचीव हो सकती, मतलब वो उस तरह वेस्ट हो जाती है कि टाइड जब टकराई उससे टरबाइन से तो उस वक्त हीट की फॉर्म में चली गई कुछ एनर्जी, जब वो उसने मूव किया टरबाइन के ब्लेड्स ने तो उस वक्त भी कुछ एनर्जी जो है एयर सेट कराने की वजह से हीट की फॉर्म में चली गई। जनरेटर ने जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी घर तक आई उस वक्त भी कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि ये चेंज हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट हम उसको वेस्ट कंसीडर इस वजह से करते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए हम उसको चाहते थे वो पर्पज़ अचीव नहीं हो सका उतना। अच्छा जी, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बैग उठा के एक मेन गेट से अपनी फैकल्टी तक आते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी आपने लगाई है ये काम करने के लिए। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। वो एनर्जी कहाँ से आई? आपने फूड वगैरह खाया हुआ जो आपको एनर्जी की एक फॉर्म में मिला था। ठीक है, अगर आप उस पर एनर्जी नहीं देखें, जब आप उसको उठाते हैं आपको फील होता है, एक उसका वेट है जो आपको फील होता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। थर्मोडायनामिक्स का ये फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा ही हुआ है कि एनर्जी जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और जिन एनर्जी की तमाम फॉर्म्स हैं जो है इक्विवेलेंट होती हैं। उसकी एग्जांपल समझने के लिए आप कंसीडर करें कि जैसे मैं पहले बता रहा था यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है सेम होती है। उसकी एग्जांपल अगर समझने के लिए मैं कहता हूँ कि आपके घर में 20 लीटर का टैंक छत पे इंस्टॉल है। ठीक है, टैंक से डायरेक्ट वाटर आ रहा है आपके वॉश बेसन में। बेसन के बाद आपने नीचे एक टैंक लगा दिया हुआ है, वो भी 20 लीटर का ही है। तो वह आप हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हैंड फेस टूथब्रश वगैरह करने के लिए 5 लीटर आप वाटर यूज़ कर लेते हैं। वो 5 लीटर वाटर क्या होगा हैंड वॉश के लिए या फेस वॉश के लिए, अगर फॉर एग्जांपल 5 लीटर यूज़ करते हैं तो वो 5 लीटर नीचे वाले टैंक में चला जाएगा, ऊपर वाले में 15 रह जाएगा, नीचे में 5 रह जाएगा, टोटल सेम ही रहेगा। इसी तरह यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो टोटल सेम ही रहती है, लेकिन वो उनकी फॉर्म्स जो है वो आप कह सकते हैं चेंज होती रहती हैं। हीट से इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी से हीट में, डिफरेंट फॉर्म्स में वो चेंज होती रहती हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया था टाइडल वेव से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हीट, हीट से दोबारा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन। हाँ, इसकी एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी बाइक है, ये आपकी बाइक है जिस पे आप यूजली ट्रैवल करते हैं, आपने उसमें पेट्रोल डाला। ठीक है, 1 लीटर फॉर एग्जांपल पेट्रोल डाला। अब 1 लीटर जो आपने पेट्रोल उसमें डाला है, उस पेट्रोल ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर आप पेट्रोल नहीं डालते तो विदाउट पेट्रोल बाइक कुडंट डू एनीथिंग। तो जो पेट्रोल है डेट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने पेट्रोल डाला, उसको स्टार्ट किया, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब वो केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 लीटर पेट्रोल जो है 1 लाख जोल एनर्जी है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 1 लाख जोल फॉर एग्जांपल, इतने जोल के इक्वल है। अब आपने क्या किया, आपने बाइक 1 लीटर से 40 किलोमीटर तक ट्रैवल किया। अब वो जो 40 किलोमीटर तक आपने ट्रैवल किया, 1 लाख जोल वो एनर्जी आपने यूज़ कर ली। वो कैसे यूज़ हुई? फॉर एग्जांपल कुछ एनर्जी तो केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5000 जो है जोल है वो साउंड, जब बाइक स्टार्ट की तो वो उसके बाद जो चलती है उसकी साउंड पैदा होती है, उस साउंड की फॉर्म में चली गई 5000 साउंड एनर्जी की फॉर्म में। बाकी मैं कहता हूँ 35,000 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब, आपने जो बाइक को रन करना स्टार्ट किया
तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस होती है इसकी ग्राउंड की, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपने 35,000 जूल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एयर रेजिस्टेंस प्लस ग्राउंड रेजिस्टेंस को। बाकी आपकी बच गई 60,000 जूल। वो 60,000 जूल कहाँ पे गई? वो डायरेक्ट कंबस्शन से हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जो आपके सलेंसर से धुआं निकला फ्यूल के कंबस्शन की वजह से। अब देखें, कुछ तो डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट हो गई जो 60,000 मैं कह रहा हूँ। अब वो जो 35,000 जो आपको मैं कह रहा हूँ कि वो जनाब आपके रिएक्शन की वजह से जो सॉरी रेजिस्टेंस पे ओवरकम करने के लिए लगी। रेजिस्टेंस आपको पता ही है, जब भी एक चीज़ दूसरी से के ऊपर से गुजरने की ट्राई करती है तो वो उसको रोकती है। उनके रोकने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो आपकी जोल 35,000 फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एनर्जी यूटिलाइज हुई है, वो कहाँ पे होगी? वो भी हीट में कन्वर्ट होगी। बाकी जो स्टार्ट में मैंने कहा था 5,000 फॉर एग्जांपल कहते हैं जी साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स भी क्या होते हैं? साउंड पार्टिकल्स टकराते हैं एयर पार्टिकल से, जब टकराव होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो 1 लीटर पेट्रोल की जो वो 1 लाख फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था जनाब जूल्स एनर्जी है, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस उस हीट को अगर आप कंटेन कर लें तो उसको आप किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप बॉल एक थ्रो करते हैं, एयर में बॉल थ्रो करते हैं, वो क्या करती है? वो एयर के पार्टिकल्स के दरमियान से रास्ता बनाने की ट्राई करती है। ठीक है, और जितनी फोर्स से आप उसको फेंकेंगे उतना ज़्यादा स्पीड से वो दूर जाएगी, वो उतनी जल्दी रास्ता बनाएगी एयर पार्टिकल्स के दरमियान से, उनको कंप्रेस करके कुछ दूर जाके वो गिर जाएगी, स्टिल हो जाएगी, उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। वो मूवमेंट किस वजह से ख़त्म हो गई है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसने वो जब ट्रैवल किया, एयर के पार्टिकल ने उसको रेजिस्ट किया, उसने उसमें से पास करने की ट्राई किया, एनर्जी वहाँ पे वेस्ट की, वेस्ट नहीं की, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस की है, अनटिल की उसकी स्पीड कम होती गई है, आगे आगे जाके वो बिल्कुल साकन हो गई है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी बॉल की, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? हीट एनर्जी में। इसी तरह जैसे मैं पहले एग्जांपल दी थी हाइड्रोलिक एनर्जी, जो आप हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, हाइड्रो पावर का आपको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, टरबाइन की हेल्प से। क्या होता है? वाटर आके टकराता है टरबाइन के साथ। अब वो वाटर टकराता किस वजह से टरबाइन के साथ? हम वाटर को एक हाइट से फेंकते हैं। हाइट से किस तरह फेंकते हैं? हम उसको जो है हाइट का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे ही हाइट का डिफरेंस क्रिएट हुआ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है उसकी स्पीड बढ़ती है। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो वो टकराएगा आके, जब टरबाइन से टरबाइन को मूव करेगा, तो जो वाटर की एनर्जी थी डेट इज हाइड्रोलिक एनर्जी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन ने रन करना स्टार्ट किया। वो टरबाइन शाफ्ट से जनरेटर को रन करेगी। जनरेटर क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रिसिटी में क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। अब वो इलेक्ट्रिसिटी हमने घरों में यूज़ कर ली डिफरेंट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी लाइट। अब वो लाइट जो है वो कैसे चेंज होती है? आप कहते हैं जी चलो ठीक है जी, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट हमने जलाई, तो वो लाइट तो लाइट है, वो एनर्जी कहाँ पे गई? जब आप लाइट ऑन करते हैं उसके कुछ देर के बाद उसको ज़रा हाथ लगा के देखिएगा, वो आपको पता चलेगा कि वो एनर्जी कहाँ पे जाती है, वो हीट में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जीज
कि कन्वर्जन है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर है, लेकिन एक्चुअल एनर्जी जो जितनी नेचर में है उतनी की उतनी ही रहती है। लॉसेस जिसको हम बोलते हैं, लॉसेस इस टर्म में हम बोलते हैं कि जनाब वो जो हमारा रिक्वायर्ड काम है ना उतना नहीं हुआ। यानी कि अगर हाइड्रोलिक एनर्जी जो वाटर में थी वो 100 जूल थी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है 50 जूल। वो जो बाकी 50 जूल है वो कहाँ पे गई, उसको हम लॉसेस कंसीडर करते हैं। एक्चुअली वो लॉसेस नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। लेकिन हमें 100 पूरी नहीं इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, इसलिए हम कह देते हैं जी एनर्जी जो है वो लॉस हो गई। एनर्जी लॉस नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो चेंज जस्ट होगी। ठीक है, तो ये था जी हमारा लॉ ऑफ इसके जो है एनर्जी के लॉ की डेफिनेशन, और एनर्जी होती क्या है, किस तरह वो चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और डिस्ट्रॉय होती है कि नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ें थी। अच्छा जी, अब कनेटिक एनर्जी है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है किसी भी स्पीड के साथ, तो वो पोजेस करती है कनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं 1/2 mv²। अब ये 1/2 mv² आया कैसे, ये भी देखने वाली चीज़ है कि ये 1/2 mv² आया कहाँ से है। तो ये देखते हैं ये कैसे आया। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैनेटिक एनर्जी यही है। एनर्जी है क्या, वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। सो वर्क डन यानी कि कैनेटिक एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता है एम जी है, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एम मैस है, जी एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमने न्यूटन की देखी हुई है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डेट इज वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो है इनिशियल वेलोसिटी अगर हम कहते हैं 0 है तो v² हो जाएगा 2as, यानी कि 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया v²/2a। इसको अगर हम वो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ वर्क डन इज इक्वल टू के वहाँ पुट कर दें, जी भी एक्सीलरेशन है, ए भी एक्सीलरेशन है, यानी कि ये जी के इक्वल ही एक्सीलरेशन होगा। तो ये दोनों कट गए तो हमारे पास रह गया mv²/2, यही है 1/2 mv²। अब सेम केस में पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होता है, mgs सेम ही रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हमने एक चीज़ उठा के नीचे से ऊपर तक लेके चले जाते हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी देती हैं। एस क्या होता है, नीचे से ऊपर तक जाने के लिए जो हाइट डिफरेंस है डेट इज़ एस, यानी कि वो वर्क क्या है, रूफ से लेके छत तक आप उसको जो लेके गए हैं डेट इज़ एस है। तो एस की बजाय हम लिख देते हैं mgh लिख देते हैं, हाइट डिफरेंस है ना। तो आप फॉर एग्जांपल एक अपना बैग है वो नीचे से उठा के आप लेके जाते हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाते हैं, तो आपकी कोई ना कोई एनर्जी लगती है। आप उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऊपर से जब उसको आप छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल से कनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जी के ई हमारे पास है 1/2 mv²। अब के ई को अगर हम वेट से डिवाइड कर दें तो वेट आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक वेट किसके इक्वल होता है, वेट ओवर वॉल्यूम। तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम के। ये लिख दिया इस तरह हमने। अब आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल है, मैस ओवर वॉल्यूम के। डेंसिटी इक्वल है मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से काट सकते हैं आप। चलें देखते हैं आगे क्या किया। ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से, स्पेसिफिक वेट आपको पता है रो इंटू जी से इक्वल होता है। रो से गया तो नीचे बच गया जी, तो 1/2 v² ओवर जी। ये हम इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड।
के ई ओवर वेट था, के ई क्या है, के ई कनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी की जो है हमारे पास यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर, वेट के यूनिट है न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन से काट के हमारे पास जो फाइनल यूनिट है डेट आर मीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी आप हमें पता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स के वेट के हिसाब से उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, अगर आप उनको सेम फोर्स से फेंके तो सेम नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं जी ट्रू किनेटिक एनर्जी ओवर वेट के लिए हमें एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डेट इज़ अल्फ़ा। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और ये इक्वल टू होता है 2 फॉर लैमिनर फ्लो, और 1.06 के इक्वल होता है फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो फिगर्स डिफरेंट दिखाई हुई हैं यही दिखाने का पर्पज़ है कि डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं उनकी वेलोसिटीज़ सेम नहीं होती हैं। तो ये तो किनेटिक एनर्जी था। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। डब्ल्यू जी मीन एम जी, जी मीन एच, एम जी एच ही है, ये सेम ही है। तो इसी को भी वेट से डिवाइड कर दें तो ये इक्वल आ जाता है एलिवेशन हेड के। ठीक है, इसके यूनिट्स भी मीटर्स ही हैं। ठीक है जी, आगे कहता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी बट ओनली डिफरेंसेस। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनली कितनी एनर्जी अवेलेबल है उसके लिए वो कहता है जी आई इज इक्वल टू जी इंटू आई, that is it can be expressed as internal energy per unit mass I or in terms of internal energy per unit weight। ठीक है, सेम चीज़ ही है। और इसको अगर टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना हो तो डेल्टा आई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा आई ओवर जी इज इक्वल टू कैपिटल आई। ये है ये इस इक्वेशन की हेल्प से। तो सी, तो ये यहाँ से सी वी ओवर जी इंटू डेल्टा टी, तो इसके भी यूनिट्स मीटर्स ही होते हैं। ये थी डिफरेंट 3 मेजर टाइप्स की एनर्जीज, पोटेंशियल, किनेटिक और इंटरनल। ये जो हमारी यूनिवर्स है ये सारी की सारी चल रही है मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। मैकेनिकल एनर्जी में 2 मेजर आ जाती हैं, पोटेंशियल और किनेटिक। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने एक इक्वेशन डेवलप करनी है, जनरल इक्वेशन उसको बोलते हैं फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड। स्टेडी, इसका थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आपको पता ही है, अभी भी बात हुई है, वर्क प्लस हीट यानी कि चेंज इन एनर्जी। एक चीज़ है उसकी एनर्जी 100, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था बाइक की। ठीक है, बाइक पेट्रोल के अंदर 100,000 अगर मैं कहता हूँ उसकी एनर्जी जोल है, तो उसमें चेंज जो आएगी वो 2 तरह की आएगी, एक उसमें वर्क होगा और दूसरा हीट होगी। वर्क क्या हुआ, हमने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, डैट इज़ वर्क, प्लस उसमें साथ क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। तो चेंज इन एनर्जी हमेशा इक्वल होता है वर्क प्लस हीट के। इसी तरह कोयला है, उसकी अगर एनर्जी है फॉर एग्जांपल 50,000 जूल, एक छोटा सा कोयला, ठीक है, तो उसको जब आपने जलाया उसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई, तो वो एनर्जी कहाँ गई, वर्क प्लस हीट, मीन कि वो सारे का सारा या तो हीट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने उससे कोई वर्क करवा लिया, मीन टू से कि कोई चीज़ आपने हीट कर लिया, बॉयल कर लिया, तो डैट विल बी वर्क प्लस हीट। तो जो भी आपकी डेली लाइफ में एनर्जी जो वेस्ट होती है डैट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क इनटू प्लस हीट। जैसे आप सुबह ब्रेड वगैरह या कुछ कैलोरीज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, एग और मिल्क, तो वो आपकी एनर्जी जो है स्टोर होती है, वो कहाँ पे फिर चली जाती है, जो आप मूवमेंट करते हैं, अपनी बॉडी को चलाते हैं, यूज़ करते हैं, कहीं पे कोई काम करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क प्लस हीट में।
या सारे का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाती है या वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी एनर्जी है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, डेट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क प्लस हीट। अब इनके तीनों इस इक्वेशन को अच्छी तरह आपने ज़रा जहन में रखना है। इसकी बेस पे आगे हमने डेरिवेशन करनी है, एक बहुत लेंथी सी डेरिवेशन है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क प्लस हीट। वर्क क्या है स्टेडी फ्लो में ज़रा सॉरी हाँ, हम कहते हैं जनाब एक पाइप है, उसके स्टार्ट में यहाँ पे प्रेशर एक लग रहा है जिसको P1 कहते हैं। यहाँ पे जो इसका एरिया है उसको A1 कह देते हैं, ठीक है। प्रेशर लगता है, यहाँ से पाइप में कोई भी फ्लूइड है वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाता है। जो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम DS1 बोल देते हैं। इस पॉइंट की जो एलिवेशन हेड है उसको हम Z1 बोल देते हैं। इसी तरह इस तरफ से भी इस साइड पे मूव करता है, इसको हम Z2 कह देते हैं। इसके डिस्टेंस को DS2 कह देते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे हैं हम उसको P2 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल उसको A2 बोल देते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे हमने ना एक पंप भी इंस्टॉल किया, मैकेनिकल एनर्जी दी, पंप इंस्टॉल किया। उसने क्या किया, इस फ्लूइड को उठा के फेंका इस तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ले मूव करने के लिए पंप लगाया। प्लस हम कहते हैं जी इसमें से कोई हीट भी निकल रही है, डेट इज़ QM। एम जो है ये बड़े वाला जो कैपिटल एम है, डेट इज़ मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टरबाइन या सॉरी नॉट टरबाइन, इन द फॉर्म ऑफ पंप। पंप जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी इसको दे रहा है। और QM क्या है, जो हीट की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। अच्छा, ये फिगर को ज़रा जहन में रखना। तो स्टेडी फ्लो के लिए यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो इसका वेट होगा वो क्या होगा, वेट आपको स्टार्ट में बताया, वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। तो वेट किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या, γ1 इस पॉइंट पे, वॉल्यूम क्या A1 इंटू DS1। A1 क्या, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेट इज़ वॉल्यूम। γ1 A1 DS1 यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ए वेट इसके इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे जो वेट है डेट इज़ γ2 A2 इंटू DS2 फॉर स्टेडी फ्लो कंडीशंस, ठीक है जी। इसी तरह फ्लो का वर्क किसने कितना किया, वर्क क्या है, यहाँ से इस तरफ मूवमेंट और यहाँ से इस तरफ मूवमेंट, तो ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं। तो डेट इज फोर्स इस पॉइंट पे माइनस फोर्स इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। प्रेशर होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जितनी इसको करवाई है। इसी तरह इधर जितनी डिस्प्लेसमेंट कराई है, दोनों का डिफरेंस जो है डेट विल बी फ्लो वर्क। ये ज़रा इनको जहन में रखना है। अच्छा जी, शाफ्ट वर्क के यहाँ पे हमने पंप लगाया। पंप ने क्या किया, वाटर को उठा के यहाँ से इस तरफ लेके आया, डेट इज शाफ्ट वर्क पंप की, यानी कि शाफ्ट ने जो वर्क किया। शाफ्ट वर्क पंप ने क्या किया, इसको एनर्जी दी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो शाफ्ट वर्क को हम जस्ट लिख लेते हैं जनाब, शाफ्ट वर्क जस्ट यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। समझ ले शाफ्ट वर्क जो है बस एनर्जी जो हमने दी थी वो थी, उसको क्या किया हमने वेट से डिवाइड कर दिया, वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं आया। डेफिनेटली यू कैन डू इट, टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फॉर इजीनेस के लिए। एक्चुअली ये है क्या था, शाफ्ट वर्क जस्ट एनर्जी थी। शाफ्ट वर्क इज़ एनर्जी जो आपने इम्पार्ट की, जो आपने एनर्जी इस वाटर को दी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के वाटर को मूव किया डाउन स्ट्रीम से, और सॉरी इससे डाउन स्टेयर से अप स्टेयर की तरफ, ठीक है। तो एनर्जी थी, एनर्जी से को वेट से डिवाइड किया, वेट से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह टाइम से डिवाइड किया, टाइम से
मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये एनर्जी ओवर वेट जो है, एनर्जी ओवर वेट आपने क्या किया था, कनेटिक एनर्जी ओवर वेट किया था, फिर आपने टेंशन एनर्जी ओवर वेट किया। तो एनर्जी ओवर वेट इसको हम लिख देते हैं एच एम। ठीक है, बाकी ये वाला जो वेट है, इस वेट को आप लिख सकते हैं गैमा ए इंटू डी एस। डी एस मीन कि जितनी उसने डिस्प्लेसमेंट की, टाइम को चेंज इन टाइम, इसी तरह ये वाले टाइम को चेंज इन टाइम। ये शाफ्ट का वर्क हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास हीट। अच्छा, ये वाला टी से ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अच्छा, मैं द एनर्जी पुट इनटू द फ्लो बाय मशीन पर यूनिट वेट। पर वैसे टोटल एनर्जी थी, पर यूनिट जब वेट आ जाएगा तो उसको हमने क्या लिख दिया, एच एम। इसको ज़रा जहन में रखना है। और फ्लोइंग फ्लूइड में भी पॉजिटिव पंप और नेगेटिव टरबाइन। अगर पंप इंस्टॉल किया तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, पंप क्या करेगा, वाटर को एनर्जी देगा ही। अगर टरबाइन इंस्टॉल की हुई है तो वो वाटर से एनर्जी लेगी। तो दैट्स द रीज़न दे हैव रिटन लाइक पॉजिटिव फॉर पंप, नेगेटिव फॉर टरबाइन। उसके बाद आ गया हीट ट्रांसफर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द फ्लूइड सिस्टम ओवर टाइम इंटरवल। वाटर आपका मूव कर रहा है एक पाइप में, बाहर हीट है यानी कि गर्मियों का मौसम है, सूरज जैसे आप कहते हैं आग उगल रहा है, तो वो क्या सूरज करेगा, इसको हीट देगा। अब वो जो हीट है वो भी तो ऐड होनी है एनर्जी की फॉर्म में। हीट को हमने लिख लिया हीट, जस्ट हीट। वेट से डिवाइड किया, वेट से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह टाइम से डिवाइड किया, टाइम से मल्टीप्लाई किया। कोई डिफरेंस तो नहीं आया, इट्स सेम इक्वेशन, जस्ट हमने कुछ अपनी इजीनेस के लिए कुछ चीज़ें कर ली। इसी तरह वेट को जैसे ऊपर हमने लिखा था इस इक्वेशन में बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, क्यू एच इंटू डी टी, डी टी से ख़त्म हो गया। तो इसको हम गामा वन ए वन डी एस इंटू क्यू एच। क्यू एच क्या है, क्यू एच का भी उसने बता दिया जी। क्यू एच इज़ द एनर्जी पुट इनटू द फ्लो बाय द एक्सटर्नल हीट सोर्स पर यूनिट वेट। ठीक है, और फ्लोइंग फ्लूइड पॉजिटिव, अगर वो हीट दे रहा है वाटर को यानी कि बाहर गर्मी है देन इट इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर बाहर मौसम ठंडा है तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो आपको पता ही है हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। तो अच्छा जी, उसके बाद हमें पता है E2 यानी कि इस पॉइंट पे इसकी जो हीट होगी, टोटल एनर्जी सॉरी होगी, वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट प्लस अगर उसमें से कोई एनर्जी बाहर निकल गई हुई है वो ऐड करेंगे तभी टोटल एनर्जी, माइनस अगर उसमें कोई एनर्जी बाहर से अंदर आई है। ठीक है, ज़रा यहाँ पे दोबारा मैं करता हूँ इसको रिवाइज। ये सेकंड पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, प्लस अगर इस एनर्जी में से कोई एनर्जी बाहर निकली हुई है यानी कि इसको छोड़ के, इस मीडियम को छोड़ के कहीं और चली जाती है तो वो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस क्या करना पड़ेगा, जो कोई एनर्जी इसके अंदर एंटर हुई है बाहर से, तभी जाके ये कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू आउट एनर्जी माइनस इन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी बाहर कल चली गई है माइनस इसमें जो एनर्जी आई है। ठीक है, अच्छा जी, देखिए हमारे पास जो स्टार्ट में इक्वेशन थी जिसे ए इक्वेशन बोला हुआ था वो क्या थी, वर्क प्लस हीट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो वर्क के लिए जनाब हमने बनाई यहाँ पे, ये थी जी हमारे पास। तो वर्क के लिए ये वाली हमारे पास इक्वेशन बनी थी। उसके बाद हमने बनाई हीट के लिए, ये हीट के लिए बनी, ये शाफ्ट वर्क और ये भी उसी का पार्ट है। उसके बाद एनर्जी की, अब ये तीनों में इनकी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं।
अच्छा एनर्जी, पहले एनर्जी को लिखना किस फॉर्म में है वो भी तो देख लें। अच्छा, जो एनर्जी इन है उसको लिखने के लिए गामा वन ए वन डी एस वन मीन के वेट इनटू जी वन एलिवेशन हेड प्लस, अगर इसमें वेलोसिटी हेड है यानी कि एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी वी वन स्केयर ओवर टू जी ए वन, प्लस अगर इसमें कोई हीट एंटर हो रही है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी सॉरी इसकी जो अपनी है, ठीक है। इसी तरह आउट जो है वो इस तरह लिख लेंगे। चेंज इन एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी क्या थी, इन आउट माइनस इन, तो ये हमने लिख दिया, उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वर्क प्लस हीट इज इक्वल टू एनर्जी, इनके अंदर इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वर्क हमारे पास था पी वन ए वन डी एस वन माइनस पी टू ए टू डी एस टू, स्टार्ट में ही हमने निकाल लिया था। हीट क्या थी, गैमा वन ए वन डी एस वन एच एम प्लस गैमा वन ए वन डी एस वन इंटू क्यू एच। हीट दो तरह से हो सकती है, या एनर्जी उसको पंप की फॉर्म में दें या दूसरी फॉर्म। और एनर्जी की इक्वेशन ये वाली हमारे पास। अब यहाँ पे भी गैमा वन ए वन डी एस वन है, यहाँ भी गैमा वन ए वन डी एस वन, उधर गैमा टू ए टू डी एस टू है, यहाँ पे गैमा वन ए वन डी एस वन है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा गौर करना। स्टेडी फ्लो के लिए हमें पता है गैमा वन ए वन डी एस वन गैमा टू ए टू डी एस टू के इक्वल है। स्टेडी फ्लो में इसी तरह होता है ना कि वो अपनी शेप बरकरार रखता है, ठीक है। तो ये गैमा टू ए टू डी एस टू इक्वल आ जाएगा गैमा वन ए वन डी एस वन के। तो ये हर जगह पे गैमा वन ए वन डी एस वन, 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 यहाँ पे भी इसी तरह ए वन डी एस वन, ये ए वन डी एस वन, सभी के को डिवाइड कर दें गैमा वन ए वन डी एस वन के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी पी वन ओवर गैमा वन माइनस पी टू ओवर गैमा टू प्लस एच एम प्लस क्यू एच, दूसरी उसी तरह सारी इक्वेशन। ठीक हो गया, इस इक्वेशन की समझ आई थिंक आई होप कि आप लोगों को आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। पी वन ओवर गैमा वन, यहाँ पे जी वन नेगेटिव है तो इस तरफ ले आए पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये वाला नेगेटिव है, इस तरफ ले आए ए वन आई वन इस तरफ आ जाएगा प्लस एच एम प्लस क्यू एच इज इक्वल टू जी टू, ये सारे को इसी तरफ रहने देते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये पी टू को इस तरफ ले आए और उसको इस तरफ सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को। कहते हैं दिस इक्वेशन अप्लाइज टू लिक्विड गैसेस एंड वेपर्स एंड टू आइडियल फ्लूइड्स एज वेल एज टू रियल फ्लूइड्स विद फ्रिक्शन। ठीक है, इसको आइडियल फ्लूइड के लिए यूजली यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर रियल फ्लूइड के लिए अगर आपने यूटिलाइज करना है तो आपने को फ्रिक्शन का मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस तो नहीं, यानी कि वो चेंज हो रहा है इनटू हीट फॉर्म। The general energy equation and continuity equation are two important keys to solution of many flow problems। अच्छा, आपने ये जो दो इक्वेशंस हैं continuity और ये जो है बर्नौली इक्वेशन, इन दोनों को याद रखना है। हर जगह पे ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। अब एक चीज़ हमारे पास रह गई थी, ये वही इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम continuity, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए गैमा वन गैमा टू इज इक्वल टू गैमा, सो वी कैन राइट इट सेम अज्यूम डैट। इसी तरह हम कहते हैं अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू इक्वल टू वन, तो इक्वेशन हमारी क्या बच जाएगी, जी वन प्लस पी वन ओवर गैमा प्लस वी वन स्केयर ओवर टू जी प्लस एच एम प्लस क्यू एच, इसी तरह आई टू माइनस आई वन। अब ये जो आई टू माइनस आई वन है, इसके लिए हमने पहले ये इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई ओवर जी इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वन सी वी ओवर जी टी टू माइनस टी वन। ये इक्वेशन हमने देखी है पहले इंटरनल एनर्जी में। ये इक्वल है क्यू एच प्लस एच एल। क्यू एच क्या, जो आपने हीट दी या ली, प्लस उसमें जो हेड लॉसेज हो रहे हैं हीट के, वेयर एच एल इज द फ्लूइड फ्रिक्शन एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्रिक्शन हेड लॉस
द फॉरगोइंग में बी री रिटर्न एज, यानी कि इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं एच एल इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वन माइनस क्यू एच डेट इज इक्वल टू इसके, इस सारी की जगह पे ये जहाँ पे लिखा हुआ है हम एच एल लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्यू एच और आई टू माइनस आई वन की जगह पे हम जस्ट एच एल लिख सकते हैं जो लॉसेस हो रहे हैं। इफ़ एच एल इज इक्वल टू ज़ीरो आइडियल फ्लूइड में, आपको पता है आइडियल फ्लूइड में कोई भी किसी किस्म के लॉसेस हम कंसीडर नहीं करते। अब ये एच एल आपने देखना इंटरनल एनर्जी लॉसेस हैं, यानी कि हीट की फॉर्म में जो फ्रिक्शन पे ओवरकम करने के लिए, तो एच एल इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो फिर आइडियल फ्लूइड के लिए बर्नौली इक्वेशन हो जाती है जी वन प्लस पी वन ओवर गैमा प्लस वी वन स्क्वेयर ओवर टू जी इज इक्वल टू जी टू प्लस पी टू ओवर गैमा प्लस वी टू स्क्वेयर ओवर टू जी, डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौली थ्योरम इज फॉर अ फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये जहन में रखना, फॉर फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड फॉर स्टेडी फ्लो, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड टू इनकम्प्रेसिबल रियल फ्लूइड वेयर फ्रिक्शन फैक्टर आर वेरी स्मॉल, यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर बहुत स्मॉल होते हैं। या जब भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है रियल लाइफ की जो आइडियल फ्लूइड की नहीं होती, तो उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्लूइड जो है वो आइडियल है, ठीक। तो यूजुअली हम इस तरह इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। मकसद ये होता है कि ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना, मतलब कि अगर आपके 100% रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे तो कोई ना कोई 70-80% या 60% तो ठीक ही होंगे ना। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम चलते हैं। ये हमारा आज का जनाब लेक्चर था, तो आई थिंक यहाँ तक कि काफ़ी है। आप ज़रा इसको अच्छी तरह गो थ्रू होइएगा। काफ़ी चीज़ें जो मैंने आपको हीट एनर्जी के रेलिवेंट बताई हैं स्टार्ट में, वो आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए इसको ज़रा देखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो फूड और इन्वायरमेंटल का है मंडे को, ए सेक्शन का है आई थिंक वेंसडे को 10:30 पे, और इसी तरह बी सेक्शन का 8:50 पे थर्सडे को। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द क्लास यू कैन आस्क एनीथिंग। आई होप इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। तो इसको काइंडली इसको अच्छी तरह देखिएगा। बाकी इसकी एग्जांपल्स और आगे जो है सारा कुछ हम नेक्स्ट में देखें।